वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हमारा फाइनली ये मास्टर वीडियो है और इस मास्टर वीडियो में मैं सारे आर्टिकल्स ख़त्म कर दूंगा, है ना। बहुत दिन से मैं देख रहा था कि हम बहुत सारे वीडियो ला रहे थे और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत में आ रहे थे कि सर इतने सारे आर्टिकल हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने आज ये डिसीजन लिया कि मैं कम्प्लीटली एक वीडियो बना दूंगा और इसमें सारे आर्टिकल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने की आप सभी लोग बहुत बहुत कृपा करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए आपके अंदर क्षमता चाहिए। क्षमता अगर आपके अंदर है तभी आप इस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इस वीडियो को देख लेगा निश्चित तौर पर उसके दिमाग में इतनी सारी जानकारी होगी कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि ये जो सेशन है ये हमारे संविधान का लास्ट सेशन है और लास्ट सेशन में मैंने सारे आर्टिकल्स को लगभग यहाँ पर कवर अप कर दिया है, जिसमें भारत के संपूर्ण कानूनों का व्याख्यान है। ठीक है, इसमें लगभग 120 से 125 आर्टिकल को मैंने एक साथ कवर अप किया है और आपको केवल यहाँ पर सुनते जाना है, समझते जाना है और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाना है। हो सके जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो एक बार पहले से देखें, फिर एक बार इससे नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इतना सारा डाटा किसी भी बुक में दिया नहीं रहता। सभी जगह शॉर्ट में आर्टिकल दिए रहते हैं आईएमपी, है ना। तो जो आईएमपी आर्टिकल होगा वहाँ पर मैं आईएमपी टिक करा दूंगा, तो आप भी वहाँ पर नोट कर लेना और बाकी आपको सारे शॉर्ट में लिखते चलना है। वैसे देखा जाए तो एक आर्टिकल में एक पेज और 2 पेज के बराबर व्याख्यान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने केवल आपको हिंट देकर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को, और इस आर्टिकल के बाद इस टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, है ना। और कंप्लीट करने के बाद, है ना, फिर इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उनको मैं बाद में कराऊंगा, है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम हैं तो उन पर कुछ मुझे जो टॉपिक बनाने हैं तो वहाँ से मैं पहले वहाँ उन टॉपिकों को मैं अभी थोड़ा सा कवर अप करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1, है ना। नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज का नंबर 1 है 273। 272 तक मैं आपको पढ़ा चुका था पिछले आर्टिकल में। आज हमारा जो आर्टिकल है वो 273 से स्टार्ट होगा और 395 तक चलेगा। भारत के संविधान में कुल मिलाकर 395 आर्टिकल हैं, जो कि आज आपके समाप्त हो जाएंगे, है ना। बात करते हैं पहले आर्टिकल की। नंबर 1 273 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जूट उत्पादित राज्य। जूट उत्पादित, जूट आप जानते हैं, है ना। जूट जैसे आपने देखा होगा कि जो किसान लोग हैं, जो किसान लोग जिस जो क्या कहते हैं उसको बारदाना बोलते हैं ना, बारदाना कहीं कहीं बोरा भी बोला जाता है ना। तो जिसमें अनाज भरा जाता है ना। तो वो जो बनता है वो जूट से बनता है ना। और जूट कहाँ होता है? जूट होता है आपका पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है ना। उसमें उड़ीसा में भी कुछ होता है, असम में भी कुछ होता है, बिहार वाले क्षेत्र में भी कुछ जूट होता है। तो जूट उत्पादित कुछ विशेष राज्यों में, जूट उत्पादित कुछ विशेष राज्यों में जो शुल्क लगता है उस जूट पर, है ना, निर्यात में और आयात में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में जूट पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स केंद्र सरकार ना रखकर उन्हीं राज्यों को क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा, है ना। उन्हीं राज्यों को दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उन राज्यों के विकसित होने की इसमें बात कही गई है। जूट पर जो टैक्स लगता है उसको राज्यों को वापस देने की बात कही गई 273 में, ठीक है। नेक्स्ट 274, कोई विधेयक राज्य आय से प्रभावित नहीं होगा। जैसे कोई विधेयक है और उसमें राज्य की आय है, उसमें राज्य की जो आय है उसके बारे में जो जानकारी है कि भाई जैसे मान लो राज्य के लिए इतनी आय की ज़रूरत है, इतना पैसा यहाँ लगना है ना। तो उन सारी जो जानकारी है उससे प्रभावित ये आर्टिकल होगा, ठीक है। जिसमें राष्ट्रपति ने इसको डिसाइड किया है कि वो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ये खैर हमारे लिए नहीं है, ये संसद के लिए होता है। नेक्स्ट 275 में विशेष राज्य को संघ द्वारा अनुदान, है ना। कुल मिलाकर वही है कि विशेष राज्य हैं। देखो ये सामान्य राज्य की बात हो गई, सभी राज्यों की बात हो गई, यहाँ पर विशेष राज्य की बात है। विशेष राज्य में अगर विशेष राज्य अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि विशेष राज्य क्या होता है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर था, है ना। तो विशेष राज्य को अगर किसी अनुदान की जरूरत है, अनुदान का मतलब होता है पैसे की जरूरत है ना। उसको कोई चीज का विकास करना है। जैसे अभी मान लो उदाहरण के तौर पर कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का विकास हो रहा
उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का विकास हो रहा है, तो राम मंदिर है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पर सारे व्यक्ति जाएंगे, है ना, सभी श्रद्धालु जाएंगे, है ना, तो वहां पर जो पैसा लगना है, जो इन्वेस्टमेंट होना है, तो उसके लिए अनुदान की जरूरत है। तो अनुदान कौन देगा? संघ देगा। किसको? राज्य को। किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की, है ना। तो वित्त आयोग बताएगा कि कितना क्या देना है, और देने का काम संघ का होगा, केंद्र का होगा। नेक्स्ट 276 आर्टिकल में क्या लिखा गया है? स्थानीय प्रशासन। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय प्रशासन आप जानते हैं, है ना, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जो निचले स्तर का प्रशासन होता है, वो प्रशासन कर इकट्ठा करेगा, है ना। वो क्या करेगा? कर इकट्ठा करेगा और उस कर को आगे ट्रांसफर कर देगा। प्रशासन से प्राप्त कर की बात इसमें कही गई है। स्थानीय प्रशासन से जो कर प्राप्त होगा उस कर को कलेक्ट किया जाएगा वित्त आयोग द्वारा। नेक्स्ट 277 में बात कही गई है कि संघ वर्जित कर बने रहेंगे। संघ पर जो वर्जित कर हैं वो बने रहेंगे। बहुत सारे कर ऐसे होते हैं जिन करों को लगाना उचित नहीं होता, या पुराने समय से कुछ ऐसे कर हैं जो लगे हुए हैं, तो वो क्या है? बने रहेंगे, है ना, उनको हटाया नहीं जा सकता। संघ ने अगर कोई कर लगा दिया है राज्य पर तो वो आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट 278 में क्या है? वित्तीय करार निरस्त किया। हाँ, ये आर्टिकल अब खत्म हो गया है ना। कुछ वित्तीय बातें कही गई थी, कुछ देखो, ये पैसे धेले से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारे काम की नहीं होती, है ना। अकाउंटेंट जो आपके वित्त विभाग में बहुत बड़े सचिव होते हैं उनके काम की चीजें हैं, लेकिन ये संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ कानूनी चीजें हैं, तो कानूनी चीजें मुख्य तौर पर वकील जानता है, जज जानता है ना, तो हमें केवल वहां पर मोटा मोटी समझना रहे। तो इस 278 आर्टिकल को हटा दिया है, ये निरस्त हो चुका है। 7वें संविधान संशोधन, आपको पता है 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया है। इसमें कुछ वित्तीय करार थे पुराने समय के, आजादी से पहले, उनको हटा दिया है। 279 कर वसूलने पर लगा पैसा। कर वसूलने पर, अब जैसे मान लो सरकार ने आपसे कहा कि आप कर वसूलो, ऊपर से ऑर्डर आता है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार से, राज्य सरकार में भी अलग अलग अधिकारी एक दूसरे अधिकारी को ऑर्डर देते हैं कि जाओ कर वसूल के लाओ। तो जब कर वसूल के तुम लाओगे तो कर वसूलने में क्या लगेगा? पैसा लगेगा। जब कर वसूलने में पैसा लगेगा, तुम मतलब बस से जाओगे, अपनी गाड़ी से जाओगे, अपनी बाइक में आपका पेट्रोल भराओगे, है ना, रास्ते में समोसे वगैरह भी खाओगे, फुल्की वगैरह भी खाओगे, नाश्ता करोगे। तो रास्ते में आप जब बहुत सारी चीज़ें खाओगे, है ना, आपका पैसा खर्च होगा, आपका पेट्रोल का पैसा खर्च होगा, तो वो आपका क्या है? खर्च है। लेकिन आप अपने काम से तो जा नहीं रहे, आप तो जा रहे हैं कर वसूलने। तो जब कर वसूलने जा रहे हैं तो साथ में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे को उसी कर में से माइनस किया जाएगा, और उसमें से घटा देने के बाद जो कर प्राप्त होगा वो शुद्ध कर होगा, है ना। तो यहां सीधा लिखा है कर वसूलने पर लगा पैसा उससे घटा दिया जाएगा। किसमें? 279, याद रखना। खैर ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगा इसलिए मैंने बोल दिया है। 280 वेरी वेरी मोस्ट IMP। 280 आपको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि इसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, है ना, कि चलो बताओ वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे 280 आर्टिकल में है। आपसे पूछेगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछे कि उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताएंगे 5 सदस्य होते हैं। एक प्रमुख होता है वित्त आयोग का प्रमुख, और 4 सहायक होते हैं। ठीक है, तो वित्त आयोग की बातें हैं। अब इसमें और भी बहुत सारा डिटेल है, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है। 281 वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद पटल पर राष्ट्रपति सारी रिपोर्ट को रखवाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मान लो क्या है कि राज्यों में और सभी जगह बहुत सारे काम होते हैं, उन काम में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो उस पैसे का जो डिटेल है वो वित्त आयोग के पास आता है। वो किसके पास आता है? पूरा डिटेल वित्त आयोग के पास आता है कि भाई रोड बनने में कितना पैसा खर्च हुआ, भवन बनने में कितना पैसा लग गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बहुत सारा इन्वेस्ट होता है, तो उसका जो लेखा जोखा है वो संसद के व्यक्ति नहीं रख पाते, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते। उनके लिए वित्त आयोग में जो IAS और अन्य सिविल सर्विस परीक्षाओं से पहुंचे व्यक्ति होते हैं, है ना, या फिर जो SSC वगैरह से आते हैं, जिनके पास अकाउंटेंट की बहुत बड़ी डिग्री होती है, जो अकाउंट का सब कुछ जानते हैं, वो इस वित्त विभाग में होते हैं। एक बात याद रखना, राजनीतिक लोग कभी भी काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं। काम करने का काम जो परीक्षा देकर पास होते हैं वो करते हैं।
तो वित्त आयोग में जितने व्यक्ति बैठे हैं वो सारा गुणा भाग लगाकर देख लेते हैं कि कितना खर्च हुआ है, और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर किसे दे देते हैं, राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति जाता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को वित्त आयोग से कहकर संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है। दोनों पटल आप जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा, फिर वो डिस्कस करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, तो किस आर्टिकल में, 281। नेक्स्ट 282, संघ राज्य वित्त देना। जैसे मान लो वित्त इकट्ठा हुआ, वित्त इकट्ठा भी होता है कर के माध्यम से। जब वित्त इकट्ठा हो गया वित्त विभाग में, तो उस कर को क्या किया जाता है, उस कर को या उस पैसे को संघ को भी देना है, संघ भी अपना काम करता है, राज्य को भी देना है। तो संघ राज्य में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यहाँ पर किया है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। 283, संचित निधि, आकस्मिक निधि है, और उसमें पैसा रखना निकालने की बात की, यही 283 में। 284 में है ना, जुर्माना अगर लगा, जैसे मान लो क्या होता है कि जो बहुत सारे न्यायालय हैं, है ना, न्यायालय में बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है, केस वगैरह में, और भी चीज़ों में बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है ना, और भी बहुत सारी समितियां हैं जिनसे पैसा पहुंचता है। तो वो जब पैसा पहुंचता है तो वो पैसा कहाँ जाकर इनलिफ्ट हो जाता है, लोक लेखा समिति में, है ना, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट में जाकर उसको रख दिया जाता है। नेक्स्ट 285, संघ की संपत्ति में राज्य से छूट। सीधी सी बात है, संघ की अगर कोई संपत्ति है तो राज्य से छूट होगी, क्योंकि संघ की जो संपत्ति है उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे रेल व्यवस्था है, रेल व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है ना, डाक व्यवस्था है आपकी, ये सब क्या है, केंद्र की व्यवस्था है, तो इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, पूरी छूट है। 286, माल के क्रय विक्रय पर अगर कुछ टैक्स लगता है, अगर कुछ टैक्स लगता है तो उस पर टैक्स राज्य नहीं लगाएगा। अगर वो संघ का काम है, संघ का काम है, संघ मतलब अगर केंद्र सरकार कोई काम करे, जैसे मान लो केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि भाई उसको एक लाइन इटारसी से सागर मिलाना है ना, ट्रेन लाइन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ट्रेन लाइन, एक पटरी लाइन, पटरी बिछाना है सागर, इटारसी टू सागर, है ना। तो जब वो पटरी बिछाएगी तो वो निश्चित तौर पर किसी न किसी राज्य में बिछाएगी, लेकिन बिछा कौन रहा है, केंद्र सरकार, क्योंकि रेलवे किसका है, केंद्र का है। तो वहां पर राज्य सरकार ऐसा नहीं करेगी कि तुम यहाँ पट्टी नहीं डाल सकते, अगर डालोगे तो हम पैसा लेंगे, टैक्स लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, केंद्र को पूरी छूट है। ठीक है, नेक्स्ट 287, यहां पर लिखा भी है 287 में लिखा है कि अगर रेल किसी भी राज्य में चलती है और रेल के लिए अगर विद्युत की जरूरत है, और विद्युत आपको पता है कि राज्य, देखो रेल केंद्र का पार्ट है, मतलब केंद्र के हाथों में है, और जो विद्युत का सिस्टम है वो राज्य के हाथ में है ना। तो रेल अगर चल रही है किसी जगह, किसी राज्य में, और उसके बिजली की जरूरत है, तो बिजली की जरूरत है, बिजली राज्य का पार्ट है ना, राज्य सूची का विषय है, तो बिजली राज्य का है, लेकिन उस बिजली पर तुम टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो केंद्र के लिए जा रही। तो केंद्र की शक्ति हर एक जगह क्या है, झुकी हुई है ना। ऐसा मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत में जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र की ओर झुकी हुई हैं, राज्य को ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो राज्य यहाँ भी वंचित रह गया। बिजली फोकट में ले लो और बढ़िया ट्रेन चलाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है केंद्र को। 288, जल विद्युत है ना, नदी का जल है, नदी पानी बंटवारा है, आपने देखा होगा, कृष्णा नदी पर विवाद रहता है, कावेरी नदी, सिंधु जल विवाद, कितनी सारी नदी के जल के विवाद हैं। तो इन सारे विवाद जो हैं वो राज्य द्वारा, अगर ये जो विवाद हैं इन विवादों पर राज्य द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इन सभी को केंद्र सही से निपटाएगा। 289, संघ कार्य पर राज्य की छूट। सीधी सी बात है, वही है, एक बात को बार बार डिटेल से कहा गया है, जिसमें एक एक क्लॉसेस जुड़े हुए हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे क्लॉसेस हैं, है ना। इसके जैसे मान लो 287 है, 288 है, इनका 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे। मैं कह रहा हूं कि एक आर्टिकल एक पेज का डिटेल रखता है, तो वो सारे डिटेल उनके लिए हैं जो प्रत्येक आर्टिकल पर काम करते हैं, उनकी संस्था है। इसमें भी 289 में वही बात की गई है कि संघ पर अगर संघ कार्य करेगा तो राज्य की तरफ से छूट रहेगी, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 290, ब्रिटिश समय के जो अधिकारी हैं तो उन अधिकारियों को आप आजाद होने के बाद अलग नहीं कर सकते। अब तो खैर ये पुरानी बात हो गई, अब तो ऐसा कोई होगा नहीं जो 1947 के पहले का अधिकारी हो, सब रिटायर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है कि अगर पुराने समय का कोई व्यक्ति है तो उसको भी आप कह देंगे पेंशन देंगे, है ना। कहाँ से, संचित निधि से। 292 हो गया, 290 हो गया,
291 शासकों की निजी थैली खत्म कर दी। ये मोस्ट आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी है और ये आर्टिकल भी अब खत्म हो चुका है ना। कब खत्म हो चुका है? 1971 में 26वें संविधान संशोधन हुआ था। 26वें संविधान संशोधन के तहत इस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो राजा थे, राजाओं की ज़मीन थी, राजाओं की रियासतें थी, तो राजाओं की रियासतें हमने क्या कर ली थी, उनसे ले ली थी कि भाई आप भारत संघ में शामिल हो जाओ। तो राजाओं ने पहले रियासत दी नहीं, तो सरदार पटेल ने उनको एक लालच दिया और उनसे कहा कि तुम हमें अपनी रियासत सौंप दो। तो 565 रियासतें पूरी सरदार पटेल के पास आ गई और राजाओं को एक लालच दे दिया कि हम तुम्हें सैलरी देंगे, हम तुम्हें पेंशन देंगे और तुम बढ़िया जीना, तुम्हारे जो राजभवन हैं वो तुम्हारे रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी संपत्ति थी राजाओं की, तो उन सारी संपत्तियों को खत्म कर दिया, पेंशन वेंशन सब खत्म कर दी है ना। तो ये आर्टिकल का भी अब वर्चस्व नहीं रहा है, पुरानी बातें हैं, तो अब आएगा भी नहीं। 292 भारत सरकार द्वारा उधार पूर्ति है ना। अगर भारत सरकार कहीं से उधार ले लेती है, मान लो विश्व बैंक से उधार ले लिया, वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया, आईएमएफ से उधार ले लिया है ना, आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उससे उधार ले लिया, तो वो उधार अगर ले लिया है तो उस उधार को चुकाना भी पड़ेगा। तो किससे चुकाओगे? संचित निधि से चुकाओगे। किसमें लिखा है? 292 आर्टिकल में। 293 अनुच्छेद राज्य उधार, देखो इसमें क्या है, इसमें केंद्र सरकार के बारे में। 292 में किसमें है? केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार उधार लेगी, 292 के तहत चुकाएगी। और 293 में क्या होगा? 293 में राज्य अगर पैसा उधार लेगा है ना, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश ने पैसा उधार लिया है विश्व बैंक से, तो मध्य प्रदेश ने अगर विश्व बैंक से पैसा उधार लिया है तो उस विश्व बैंक को पैसा राज्य ही चुकाएगा, ना कि केंद्र। जो लेगा सो वही चुकाएगा। केंद्र की भी संचित निधि होती है और राज्य की भी संचित निधि होती है, तो यहां 293 में राज्य अपनी संचित निधि से चुका देगा। 294 आज़ादी के बाद दायित्व है ना। आज़ादी के बाद अगर कुछ दायित्व हैं तो वो केंद्र और राज्य में बटे हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 295 पैसा देना है ना, सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा राज्य को पैसा दिया जाता है। जब तो राज्य जी पाएगा, तो सारा पैसा किसके हाथ में है? संघ के पास में है, तो संघ कुछ पैसा देता है ना, अपने हिसाब से। 296 सभी प्रथाओं को, संपत्ति को संघ में शामिल कर लिया है। जैसे मान लो कुछ पुराना, मतलब आज़ादी के पहले बहुत सारी संपत्तियां प्राप्त हुई, बहुत सारा सोना मिला, बहुत सारा चांदी मिला, बहुत सारे हीरे जवाहरात, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खुदाई में मिली, खुदाई में मिली। बात समझ में आ रही है? कहीं तांबा मिल गया, कहीं कोयला मिल गया, कहीं सोना मिल गया, तो है ना, या फिर कहीं पैसा ही मिल गया, कुछ भी मिला हो, पुरानी संपत्ति अगर मिली हो तो वो केंद्र की हो जाएगी। सीधी बात ये है ना, उस पर राज्य अपना आधिपत्य नहीं जता पाएगा। 297 समुद्र में अधिकार, सीधा सा मतलब है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज केंद्र सरकार सबसे ज्यादा पावरफुल है तो समुद्र के मामले में, समुद्र में पूरा अधिकार केंद्र का है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, चाहे राज्य की सीमा समुद्र से लगती हो। बात क्लियर है? उस समुद्र के अंदर चाहे मछली हो, चाहे आपका पेट्रोल वाले बहुत सारे कुएं हों, जैसे आपका बम्बई में है बॉम्बे हाई है ना, तो इस तरीके से समुद्र में अगर पेट्रोल मिलता है और भी कुछ, जैसे एलपीजी है, डीजल है, तो वो सब केंद्र सरकार का होगा, उस पर राज्य सरकार अधिकार नहीं जता सकेगी। 298 संघ राज्य व्यापार का वर्णन है ना, वही है कि संघ में कैसे व्यापार होगा, राज्य में कैसे व्यापार होगा, उसका डिटेल है। तो ये व्यापार वाणिज्य मंत्रालय इसको डिटेल से समझता है। 299 राष्ट्रपति राज्यपाल कार्य दे में सरकार होगी, ना कि व्यक्तिगत। ये मोस्ट आईएमपी है, 299 का समझ लो। 299 में क्या है कि जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई कर्मचारी है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति, राज्यपाल या अन्य कर्मचारी ने कोई ऐसा मान लो एग्रीमेंट रखा और उस एग्रीमेंट को फाइनली तैयार होने में या वापस आने में या किसी भी प्रकार से वित्तीय चीज़ों से संबंधित हो और वो मान लो वो व्यक्ति पद से हट जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो अभी आपके राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी किसी भी विश्व बैंक से या कहीं भी किसी भी संस्था से कोई बात कर लेते हैं, समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है, उधार ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ पैसा उन्होंने उधार ले लिया। जब पैसा उधार ले लिया तो उसके बाद अगर वो राष्ट्रपति पद से हट गए, तो राष्ट्रपति पद से जब वो हट जाएंगे तो वो संस्था रामनाथ कोविंद जी के पास नहीं जाएगी पैसा मांगने, बल्कि राष्ट्रपति पद पर अगला व्यक्ति कौन है वो पैसा देगा। बात समझ में आ रही है?
सिंपल और आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको कि राष्ट्रपति ने अगर कोई करारनामा किया है, कोई एग्रीमेंट रखा है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो राष्ट्रपति के पद से होगा, ना कि राष्ट्रपति के व्यक्ति से, है ना, व्यक्तिगत नहीं होगा। आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे, ना कि रामनाथ कोविंद के पास जाएंगे। तो पद बदलता है तो आप उनके घर पे नहीं जाएंगे पैसा मांगने, है ना। राष्ट्रपति के पद पर जो होगा सो उससे आप पैसा मांगेंगे, कहने का मतलब ये है। और व्यक्तिगत नहीं होगा। अगर कोई कर्मचारी है तो वो रिटायर हो जाता है तो उसके पद पर जो दूसरा व्यक्ति आता है आप उससे मांगेंगे। आर्टिकल 300 में क्या है, सरकार भारत संघ के नाम से बाद लाएगी, है ना। आपने देखा होगा केशवानंद भारती बाद, है ना, मिनर्वा मिल्स, कितने सारे बाद आते हैं। तो ये सारे जो बाद हैं वो केंद्र सरकार के भारत संघ के नाम से आते हैं। किसके नाम से आते हैं? भारत संघ के नाम से आते हैं सारे बाद, है ना। ये बाद मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना। और अगर पॉलिटी में पढ़ना है तो आप कंटिन्यू क्लास देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। 300 का का, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको रट लो। आर्टिकल 300A को कंफर्म याद कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि 300A जो आर्टिकल है हिंदी में से 300 का कहा जाता है, का 300 का कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार है, वो 300A में रख दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार आपका 31 में था, तो और ये आपका मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को वहां से अलग करके आपका 300A में रख दिया गया है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे, खैर आप तो ये जानते होंगे, है ना, कि ये किस संविधान संशोधन के तहत आया और किस सन में आए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब अगर आपकी संपत्ति है, अगर उस संपत्ति को उस क्षेत्र के विकास में लगाना है तो आप उस संपत्ति को दे सकते हैं, है ना। जैसे आपका खेत है तो वो आपका ही खेत रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन कभी हो सकता है कि आपके खेत से बाजू से रोड निकलना हो, तो रोड सरकार का तो काम है नहीं, रोड पर तो आप ही चलेंगे ना। तो रोड क्या है? सामाजिक विकास है। तो रोड के लिए फिर आपको जमीन देनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा देगा सरकार। ऐसा नहीं है कि आपका फोकट में उसको हथिया लेगा, ठीक है। 301 व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य के लिए सभी स्वतंत्र हैं। 302 राज्यों के बीच व्यापार, है ना। 302 में क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य अगर कोई माल पहुंचाना है तो उसके बीच में व्यापार की बात है। 303 संघ राज्य द्वारा व्यापार विधि, है ना। इसमें क्या है? संघ और केंद्र के बारे में बात समझ में आ रही है। संघ और केंद्र के बीच में जो व्यापार की विधियां उनके बारे में है। 304 राज्यों के बीच व्यापार पर गलत कर नहीं लगेगा, है ना। राज्यों में ऐसा नहीं होगा कि कोई राज्य अपना मनमाना कर ले। मान लो जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। सोयाबीन का वैसे कर से बाहर है, अनाज कर से बाहर है। मैं किसी और चीज़ को मान लो, किसी और भी चीज़ को आप मान सकते हैं। जैसे मान लो किसी और औषधि को तैयार किया यहाँ पर और उसको हमने उत्तर प्रदेश में जाके बेचा। तो उत्तर प्रदेश में जब जाके बेचा तो उत्तर प्रदेश मनमाना कर लगा रही है जितना उसको मन में आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं होगा, राज्य गलत कर नहीं लगाएगा। किस आर्टिकल के तहत? 304 के तहत गलत कर नहीं लगाएगा। जो मापदंड होंगे जो सरकार बनाएगी उसी के तहत कर लगा सकोगे। 305 अब तो जीएसटी आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सभी के लिए पैमाने रख दिए हैं, परसेंटेज बना दिया है ना। 5%, 0%, 10%, 12%, 18 और 28%, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी वाला वीडियो देख लेना आप लोग। 305 में अपने क्षेत्र में व्यापार के लिए कानून, है ना, एक अधिकार। ये तो सीधी सी बात है कि अपने क्षेत्र में आप एक अधिकार नहीं बनाएंगे, है ना। कुल मिलाकर सभी के लिए बराबर होगा। जैसे मान लो आपने कोई कानून ऐसा बना दिया कि भाई एक डिपार्टमेंट ही कर वसूलेगा, दूसरा नहीं वसूल सकता, है ना। या फिर आप एक ही वस्तु पर कर लगा रहे हैं। जैसे मान लो 2 कंपनी है, एक कंपनी साबुन बनाती है और दूसरी कंपनी भी साबुन बनाती है। एक कंपनी आपके रिश्तेदार हैं, एक साबुन बनाने वाले कंपनी वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, और एक साबुन वाला कंपनी आप नहीं जानते आप उसको। तो आपने कहा कि ये जैसे हम नहीं जानते उससे हम कर पूरा वसूलेंगे और जो हमारे रिश्तेदार हम उनसे कर नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, एक अधिकार नहीं होगा, बल्कि सभी पर बराबर विधि लागू होंगी। नेक्स्ट 306 व्यापार वाणिज्य सक्रिय हटा दिया गया है। ये आर्टिकल अब हट चुका है। 7वें संविधान संशोधन, आपको पता है 1956 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन। उसके आधार पर ये वाणिज्य की कुछ सख्तियां थी, पहले थी, अभी 306 हट गया है। 307 संसद द्वारा अधिकारी संस्था द्वारा नियम लागू, है ना। संसद का जो सीधी सी बात है,
सीधी सी बात है, जितने भी नियम लागू होंगे वो संसद करेगी, है ना। फिर उसमें उस संस्था का जो अधिकारी होगा वो करेगा। 308 राज्य में सेवा, इसमें क्या है, राज्य में जो सेवा क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की गई है कि कौन कौन से सेवा क्षेत्र होंगे, है ना। देखो यहाँ से क्या है, 308 से आपका सिविल सर्विस स्टार्ट हो जाता है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग। तो सेवा के आधार पर राज्य को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। देखो राज्य को अनुच्छेद 12 में भी परिभाषित किया है, बात समझ में आ रही है। राज्य को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया है मौलिक अधिकारों के आधार पर, फिर नीति निर्देशक में भी परिभाषित किया है, ठीक है। फिर वहां पर आपका संघ कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका में भी परिभाषित किया है, और यहां पर भी राज्य को परिभाषित किया है 308 में। और राज्य में जो सेवा होंगी, केंद्र में जो सेवाएं होंगी उनके आधार पर। 309 संघ राज्य लोक सेवा आयोग का पद, सीधी सी बात है, यूपीएससी और पीएससी, देखा होगा आपने, एमपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी, बीपीएससी, कहीं कहीं पीसीएस भी लिखा रहता है। पीसीएस का मतलब वही है, बस थोड़ा सा फुल फॉर्म अलग है, प्रोविंशियल प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ऐसा है उसका फुल फॉर्म, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। पीसीएस भी कह सकते हैं, पीएससी भी कह सकते हैं, और यूपीएससी तो आप जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उनके जो पद हैं, पदों की भर्ती हैं, उनकी शर्तें हैं, उनके नियम हैं, उनका सिलेबस है, सब कुछ 309 में है, ठीक है। सब कौन करेगा, यूपीएससी करेगा, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। 310 राष्ट्रपति द्वारा पद निर्धारण, सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति पीएससी से चुना जाता है तो केंद्र में जाएगा, तो उसका जो पद पर निर्धारण है, पद पर नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति कराएगा। और अगर आप एमपीपीएससी से जाते हैं, कोई भी राज्य सेवा से जाते हैं, तो वहां का राज्यपाल आपकी नियुक्ति करेगा, मतलब राज्य आपका पद धारण करवाएगा। तो कुल मिलाकर ये बात कही गई है। 311 कोई भी सिविल पद के नीचे अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। जिस भी रैंक पर आप पहुंचेंगे, चाहे आईएएस बनो, चाहे आईपीएस बनो, चाहे आप आईएफएस बने, है ना, चाहे आप पीएससी रैंक से किसी भी प्रकार के अधिकारी बने, आपसे निचले क्रम का अधिकारी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। आपके नीचे की रैंक के व्यक्ति है तो खैर बच्चा जानता है, लेकिन कभी हो सकता है पूछ लिया जाए, जानता, देखो जानते सभी लोग हैं, लेकिन किस आर्टिकल में है ये कोई नहीं जानता। पूछेगा एग्जाम में यही कि आप बताइए कि एक सिविल अधिकारी के निचले पद के व्यक्ति या निचले पद के कर्मचारी या अधिकारी उसके नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते, या उसे किसी भी प्रकार से उस पर कोई कानून नहीं लगा सकते। किस आर्टिकल के तहत, 311 में कोई भी निचले क्रम का अधिकारी उस पर कुछ नहीं कर सकता, है ना। उस पर कौन करेगा, एक जांच कमेटी बनेगी, उस जांच कमेटी के द्वारा जांच होगी। जांच होने के बाद अगर दोष आरोपित हो जाता है तब जाकर वो व्यक्ति क्या होगा, पदच्युत होगा, पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर दंड साबित हो जाता है न्यायालय द्वारा, है ना, दंड साबित हो जाता है, या पागल दिवालिया करार दिया जाता है ना, तो इस तरीके से उसको हटा दिया जाएगा। 312 अखिल भारतीय सेवाएं बनाने हेतु, है ना, अखिल भारतीय सेवा आप जानते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ठीक है, आईएएस है। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जिन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। इनकी अगर और अलग से नियुक्ति करना हो तो संसद द्वारा किया जाता है। राज्यसभा को थोड़ी सी ज़्यादा शक्ति है, 2/3 बहुमत मिल जाता है, फिर से एक सेवा तैयार हो जाती है। बात क्लियर है। 313 आज़ादी से पहले सेवा कायम रहेगी। आज़ादी से पहले अगर कोई सेवाएं बनी हैं तो वो कायम रहेंगी। 1947 के दौर के लिए कहा गया था, लेकिन अब इस आर्टिकल का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। 314 सेवा संरक्षण, है ना, सेवाओं के लिए बहुत सारे संरक्षण दिए गए हैं। आपको पता है कि जो अधिकारी होता है उसको बहुत सारी छूटें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसको हर जगह छूट दी जाती है, और उनके पद के लिए बहुत सारे संरक्षण भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अब ये आर्टिकल निष्प्रभाव हो चुका है, इसको हटा दिया गया है 28वें संविधान संशोधन 1972 में। मोस्ट वेरी मोस्ट आईएमपी 315, कंफर्म कर लीजिए, इसको कई बार पूछा गया है। 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग, है ना, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त आयोग की बात कही गई है। संघ में अगर अधिकारी चुनना है तो संघ लोक सेवा आयोग बना दीजिए। राज्य में अधिकारी चुनना है तो राज्य लोक सेवा आयोग बना दिया है। 2 राज्यों में एक साथ कर्मचारी चुनना है तो संयुक्त राज्य सेवा आयोग बनाए जाते हैं, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, 315 में। एक बात याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्यपाल, लेकिन 2 राज्यों के लिए जो राज्य सेवा आयोग है उसके लिए राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। एक बात याद रखना,
316 नियुक्ति पदावधि, है ना, सीधी सी बात है, नियुक्ति होगी किस आर्टिकल के तहत? 316 कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। पदावधि, कितनी पदावधि होगी, है ना, पदावधि के बारे में वही रिटायरमेंट की जो एज होती है, 2 राज्यों के हम संयुक्त कहेंगे, ठीक है। 316 हो गया। 317 इसमें हटाने की बात की गई है। 317 में किसी भी कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को, एसडीएम को, नायब तहसीलदार को, डीएम को, है ना, किसी भी पद के व्यक्ति को, जेलर को अगर हटाना है तो कैसे हटेगा? कमेटी बनेगी, है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश पर कमेटी जांच करेगी, जांच में अगर दोष सिद्ध हो जाता है हटा दिया जाएगा। किस आधार पर? चाहे उसने जुर्म किया हो, उसने व्यक्ति की मृत्यु की हो, है ना, चाहे मर्डर किया हो, खुद पागल हो, दिवालिया हो, मानसिक रूप से विकलांग हो गया हो, या फिर दिवालिया हो या पैरालिसिस हो गया हो, तो हटा दिया जाता है। 318 आयोग की नियम शर्तें। इसमें आयोग की अपनी नियम और शर्तें हैं, ये आयोग खुद जानता है और उसको फॉलो करता है, आपको नहीं जानना। 318, है ना। 319 पद छोड़ने पर कोई कार्य नहीं, है ना, सीधी सी बात है, कोई अगर कलेक्टर अपना पद छोड़ता है तो वो दोबारा से एक दुकान नहीं खोल सकता। किसी भी कलेक्टर को रिटायर के बाद कोई दुकान खोले, कोई फैक्ट्री खोले, कोई काम करते आप नहीं देख सकते, ठीक है, या फिर किसी भी और दूसरी जॉब में नहीं जा सकता। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का व्यक्ति रिटायर होकर केंद्र लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में जा सकता है, जैसा कि न्यायालय में मैंने बताया था, सेम कॉन्सेप्ट है। छोटे से बड़े में जा सकते हो, बड़े से छोटे में नहीं। 320 पीसीएस का कार्य, पीसीएस आप जानते हैं राज्य सेवा, और यूपीएससी मतलब केंद्र, इसके कार्य दिए गए हैं कि क्या क्या करना है। सीधी सी बात है, यूपीएससी का काम क्या है भाई? एग्जाम कराओ, एग्जाम कराने के बाद उनके पेपर लो, इंटरव्यू कराओ, है ना, और नियुक्तियां दो हमें, ताकि राज्य का कल्याण हो। 321 लोक सेवक के कृत्य, क्या क्या काम है? लोक सेवक के कृत्य मतलब उनके काम, कौन के? कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जितने भी अधिकारी बनते हैं, उनकी शक्ति का विस्तार, कहाँ तक भाई शक्ति है उनकी, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। 322 कलेक्टर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रधानमंत्री की ऐसी तैसी कर दो, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे एक निश्चित शक्ति होगी। 322 इनके सभी व्यय संचित निधि पर भारित हैं। सीधी सी बात है, इनका जो व्यय है, जो पैसा है, वो सब संचित निधि से आएगा, और कहाँ से आएगा? कुछ और भी तो है नहीं है, आकस्मिक है तो वो आकस्मिक कंडीशन में निकाला जाता है। 323 राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इस 323 को याद कर लो। 323 में क्या है? 323 में ये है कि जितने भी लोक सेवक हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग के हो, चाहे वो केंद्र लोक सेवा आयोग के हो, जितने भी कर्मचारी हैं, उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, वो साल में जितने काम करते हैं उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाए। अगर उनकी रिपोर्ट नहीं बनाओगे तो वो अपने मनमाने तरीके से काम करेंगे, रिश्वत लेंगे, उन पर जांच कुछ नहीं होगा, और वो पूरे समाज की वाट लगा देंगे। तो उनकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट में उनके सारे कामों को मेंशन किया जाएगा, कितने अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं, और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद पटल पर रखेगा। संसद में फिर उसका डिटेल से डिस्कशन होता है ना, जिससे पता चलता है कि किस पर कार्यवाही करनी है, किस पर नहीं करनी है ना। तो फिर रिपोर्ट बहुत सारे व्यक्तियों की गड़बड़ आती हैं, फिर उनके खिलाफ जांच कमेटी, सीबीआई वगैरह लगा दी जाती है, जांच हो जाती है, पकड़ जाते हैं, जेल हो जाती है। 324 निर्वाचन आयोग, ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। कई बार पूछा जाता है, या मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि आप चुनाव में इतने ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, आप वोट डालते हैं, वोट नहीं डालते तो आप चुनाव लड़ते होंगे, कुछ ना कुछ चुनाव से तो आप, चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है, सभी व्यक्ति एक्साइटेड हो जाते हैं, चाहे वो ग्राम लेवल से हो, चाहे वो शहर लेवल से हो, चाहे वो किसी भी लेवल से हो। कभी आप उनसे पूछ लेना कि चुनाव किस आर्टिकल में है, निर्वाचन किस आर्टिकल में है, इलेक्शन किस आर्टिकल में है, नहीं बता पाएंगे। 324 आर्टिकल में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, वहां पर निर्वाचन क्या करेगा? नियंत्रण करेगा, निर्देशन करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, है ना, आपकी आचार संहिता लगाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगाएगा, कोड ऑफ एथिक्स लगाएगा, सारी चीजों की बात कहेगा। कौन कहेगा? चुनाव आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग। किसमें? 324 में। कितने व्यक्ति होंगे? 3 व्यक्ति होंगे। 3 व्यक्तियों में एक चुनाव आयोग, प्रमुख चुनाव आयोग होगा, और 2 उसके सहायक होंगे, ठीक है। वर्तमान में भी चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्य के बाद सहायक की भी होती है। 325 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 325 में ये लिखा है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कह रहे हैं कि हम ST SC के हैं तो हम ही वोट डालेंगे, है ना, जनरल वाले वोट नहीं डाल सकते, या जनरल वाले ऐसा कहें कि भाई हम जनरल में आते हैं तो इनको हम ही वोट देंगे,
है ना। तो किसी भी प्रकार से धर्म से आप ये कहें कि भाई हिंदू को हिंदू वोट देगा, जैसे 1909 के पार्लियामेंट सुधार में कहा था कि मुस्लिम को मुस्लिम वोट देगा, हिंदू को हिंदू वोट देगा, ये भाई कहाँ का निर्वाचन है ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। किस आर्टिकल के तहत कभी कथन बना के पूछ लिया जाए कि धर्म के आधार पर धर्म को, जाति को, वंश को वोट नहीं दे सकता, किस आर्टिकल के आधार पर? तो 325। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी मूल का हो, कोई भी लिंग का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट सभी समान रूप से देंगे। किस आर्टिकल में? 325। अब ये सामान्य हो चुका है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पहले जब ये हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, इसलिए हमने ये अपने क्लॉसेस आर्टिकल में बनाए हैं। 326 विधानसभा और लोकसभा में वयस्क मताधिकार, ये मोस्ट आईएमपी है, ये भी मोस्ट आईएमपी है। आप जो जनता है, जनता केवल 2 ही चुनाव में वोट देती है मुख्य तौर पर, वैसे तो और भी है, सरपंच का चुनाव भी है, लेकिन सामान्य तौर पर लोकसभा प्रधानमंत्री, मतलब विधानसभा मुख्यमंत्री, 2 चुनाव आप वोट देते हैं। कैसे वोट देते हैं आपसे पूछ लिया जाए, कौन कौन वोट दे सकता है? सभी दे सकते हैं क्या? नहीं। पहली चीज, जो भारत का नागरिक हो, और दूसरा जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, है ना। पहले 21 वर्ष था, लेकिन फिर सरकार को लगा कि नहीं, अब बच्चे काफ़ी एडवांस है, मॉडर्न ज़माना है, तो 18 में ही समझदार हो जाते हैं, 18 कर दो। तो 18 कर दिया। 61वां संविधान संशोधन था शायद, 61वां संविधान संशोधन था, और उसके बाद ये 18 वर्ष कर दी, तो 18 वर्ष को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। 327 संसद शक्ति, सीधी सी बात है, निर्वाचन पर अगर और शक्ति बनाना है तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। क्या बनाना है? जैसे मान लो बहुत सारे नए नामों को जोड़ना है, बहुत सारे नए पुराने नामों को हटाना है, क्षेत्र को बढ़ाना है। एक क्षेत्र में पहले 3 सांसद थे, अब 4 सांसद कर दिए। पहले एक क्षेत्र में 2 विधायक थे, अब 8 विधायक कर दिए। तो इनको कहता है क्षेत्र बढ़ाना। तो क्षेत्र बढ़ाने का काम किस में होगा? आपका 327 आर्टिकल में। ठीक है, एक बात याद रखना कि वोट देना कानूनी है, ना कि संवैधानिक। वोट देना क्या है? कानूनी है, ना कि संवैधानिक। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखना। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? है ना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर आतंकवादी है, अगर आपको जेल हो गई है, तो आप वोट नहीं दे सकते, है ना। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत गहरी बात है। ये बात कई बार कथन में पूछ लिए जाते हैं, तो फिर वहां पर आपकी बाट लग जाती है, आप नहीं बता पाते। 328 विधानमंडल की शक्ति, जैसे राज्य में केंद्र का चुनाव है तो संसद कानून बनाएगी, राज्य में अगर चुनाव है तो विधानमंडल उस पर कुछ नियम बना सकती है। 329 निर्वाचन में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर चुनाव होना है तो कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि चुनाव में कोर्ट का निर्णय आया है। चुनाव में, है ना, नेताओं के बीच में कोर्ट नहीं आ पाता, है ना, न्यायालय नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हर एक कानून के लिए इनने पहले एक ऐसा आर्टिकल बना दिया है कि कोर्ट बीच में आ ही नहीं सकता। कोर्ट बीच में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। कौन बीच में आएगा? निर्वाचन आयोग। कहां तक हो गया आपका? 329 हो गया। 330 लोकसभा में ST/SC आरक्षण, ये मोस्ट आईएमपी है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। जैसा आपकी नौकरियों में, भर्तियों में आरक्षण होता है, लोकसभा में भी आरक्षण है। अगर आप ST/SC के व्यक्ति हैं तो आप लोकसभा में जा सकते हैं, आरक्षण है आपके पास। हर एक राज्य में है ये आरक्षण, हर एक राज्य का अलग अलग है ना। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन भी आ सकता है ना। आपको पता है कि अभी कितने एंग्लो इंडियन हैं? मेरे ख्याल से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन है ना, 2 एंग्लो इंडियन जाते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब ये है कि जैसे पहले हमारे भारत में अंग्रेज रहे और अंग्रेज यहीं बस गए, यहाँ उन्होंने शादी कर ली, शादी करने के बाद उनके जो बच्चे हुए वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। कुल मिलाकर क्रॉस प्रजाति जो हो जाती है उसके हिसाब से जो व्यक्ति हैं उनको भी हमने आरक्षण दिया है। तो एंग्लो इंडियन की बात हमने 331 में कही है। 332 में हमने विधानसभा में ST/SC आरक्षण, 330 में लोकसभा, 332 में विधानसभा में ST/SC आरक्षण, 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन, जो कि देखा होगा आपने मध्य प्रदेश में 230+ वन लिखा रहता है हर जगह। विधानसभा की सीटों की संख्या में 230+ वन लिखा रहता है। उस 230+ वन का मतलब यही कि 230 सामान्य सीट है और +1 एंग्लो इंडियन है। वो एंग्लो इंडियन कौन चुनेगा? वो चुनेगा आपका राज्यपाल। ST/SC आरक्षण 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन बता दिया। 334 70 वर्ष के बाद आरक्षण नहीं मिलेगा आपको। 334 में है कि 70 वर्ष की आयु हुई आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। 95 संविधान संशोधन हुआ है 2009 में, कुछ इसमें अपडेट किया है।
335 सेवाओं में STSC, सीधी सी बात है, सेवा का मतलब है वन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जाते हैं तो वहां भी STSC आरक्षण होगा। किस आर्टिकल के तहत, याद रखना 335 आर्टिकल के तहत। 336 एंग्लो उपबंध की शक्ति, इसमें एंग्लो इंडियन के लिए कुछ और शक्तियों का व्याख्यान है 336 में। 337 एंग्लो इंडियन को शिक्षा, उनकी शिक्षा के लिए कुछ और बातें कही गई हैं 337 में। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वेरी वेरी मोस्ट IMP, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, SC के लोग हैं, वो लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ST SC का आरक्षण लोकसभा राज्यसभा में पूछा जाता है, और अगर आयोग पूछा जाए, देखो आयोग अलग होता है, आयोग का मतलब है कमीशन, उसमें बैठे जो मतलब अधिकारी हैं वो इन लोगों पर अत्याचारों को खत्म करने का काम करेंगे। आरक्षण देना अलग चीज है। तो आरक्षण किस आर्टिकल में मिल गया आपको, 330 में मिल गया, 32 में मिल गया, लेकिन 38 में क्या बनाया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया। 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया। 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। लिसन टू केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। 338 अनुसूचित जाति आयोग, 338A अनुसूचित जनजाति आयोग, 338B पिछड़ा वर्ग आयोग। 3 आयोग बन चुके हैं, कमीशन बन चुके हैं, इनमें अधिकारी बैठते हैं और वो अधिकारी बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं कि इन जातियों के प्रति क्या क्या योजना, क्या क्या नियम कानून लाना है, सो वो करते रहते हैं। नेक्स्ट 339 STSC संघ नियंत्रण, STSC पर संघ का नियंत्रण होगा, वही सब कुछ करेगा, वही निर्धारित करेगा कौन सा क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र नहीं है। 340 OBC के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग, OBC मतलब पिछड़ा वर्ग, उनके लिए आयोग कौन बनाएगा, राष्ट्रपति, और वही नियुक्ति करेगा किस आधार पर, सामाजिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं करेगा, याद रखना। 341 SC जाति, SC जाति जो है, SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। तो कौन कौन सी जाति है SC की, वो 341 में है। 342 में ST की जाति कौन कौन सी है, वो आपका 342 में है। डिसाइड कौन करेगा, राष्ट्रपति। क्षेत्र भी डिसाइड कौन करेगा, राष्ट्रपति, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। 343 संघ की राजभाषा, वेरी वेरी मोस्ट IMP, वेरी वेरी मोस्ट IMP, संघ की राजभाषा। याद रखना, संघ की राष्ट्रभाषा नहीं होती है ना। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत चले जाओ हिंदी का नामो निशान नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। पूर्वोत्तर चले जाओ हिंदी का नाम निशान नहीं मिलेगा। हिंदी का नाम बस यही कुछ राज्यों में है जो हिंदी भाषाई राज्य हैं, है ना। तो हिंदी को इसलिए राजभाषा कहा गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो हिंदी भाषा का मानकीकरण जो है, हिंदी भाषा की जो बात है 343 में कही गई है, संघ की राजभाषा। 344 में राजभाषा आयोग, आयोग मतलब वो डिसीजन लेगा। 345 राज्य की भाषाएं, अपना अपना राज्य अपनी अपनी भाषा को निर्धारित कर सकता है। मध्य प्रदेश की अलग है, महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है, मणिपुर की मणिपुरी है ना, आपकी बिहार की भोजपुरी है, उत्तर प्रदेश की उर्दू और हिंदी है, ठीक है, आपके पंजाब की पंजाबी है, तमिल की तमिल है, तमिलनाडु की तमिल है, केरल की मलयालम है। बात समझ में आ रही है। सभी राज्यों की अलग अलग भाषा है, राज्य की भाषा है। 346 एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच भाषा। एक राज्य दूसरे राज्य से जब कोई बात करता है, डिस्कस करता है, एग्रीमेंट करता है, आवेदन देता है, क्या भाषा होगी, वो उसकी बात है। 347 राज्य की बोले जाने वाली भाषा। राज्य के कुछ लोग आगे आए, राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, कहा कि हमें एक अलग से भाषा का दर्जा चाहिए, राष्ट्रपति दे देगा। आपसे कि आप जाके कह दो कि सर हमें बुंदेलखंडी को एक भाषा का वो दे दो कि हमारी यहाँ से राजभाषा बुंदेलखंडी होगी, तो राष्ट्रपति कर सकता है। बस आपकी मेजोरिटी हो, इकट्ठे होके चले जाना। 348 उच्च और उच्चतम न्यायालय की भाषा। 348 का पूछा जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, ये 348 आर्टिकल में है। तो केवल और केवल इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केवल इंग्लिश चलती है, वहाँ हिंदी का नामो निशान नहीं है ना। इसलिए कोर्ट व्यवस्था आज तक किसी को समझ में नहीं आई, है ना। किसी भी गांव में किसी व्यक्ति से पूछ लो, वो सब विभागों को जानता है, लेकिन कोर्ट न्यायालय वकालत के बारे में पैसे देता है, कुछ नहीं कर पाता। 349 भाषा की विधियां की प्रक्रिया। भाषा किस विधि से बनेगी, ये हमारे काम का नहीं है। 350
फिर भी लिखना हो तो भाषा की विधियां प्रक्रिया ऐसा लिख लेना, भाषा की विधियां और प्रक्रिया। 350 अभ्यावेदन की भाषा, आवेदन की भाषा। कुल मिलाकर वही है कि आपको आवेदन देना है, अभ्यावेदन देना है किसी भी सरकारी दफ्तर में कहीं भी, तो उसकी भाषा क्या होगी, उनके बारे में चर्चा की गई है। 350 ए प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा हो। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना जरूरी है, जो कि ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए कुछ विशेष अधिकारी चुने जाएंगे, है ना। भाषा में कुछ अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कुछ अधिकारी चुने जाएंगे जो उनकी भाषा को क्या कर सके, आगे लाएं। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए नियम एवं निर्देश। 351 मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए विकास क्या कर रही है। क्वेश्चन आपका आएगा कि हिंदी भाषा के लिए सरकार क्या कर रही है, आप इस पर प्रकाश डालिए। तो आप वहां पर स्टार्टिंग करेंगे 351 आर्टिकल से, कि हमारे भारत के संविधान के 351 आर्टिकल के तहत हिंदी भाषा को विकसित करना, उस पर नियम बनाने का काम भारत के बहुत सारे कर्मचारियों का होता है। 352 वेरी मोस्ट, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने मैंने आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा, नेशनल इमरजेंसी कब लगेगा, युद्ध की स्थिति में। चीन आप पर आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण पाकिस्तान कर दे, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, है ना, कोई किसी ने हथियार खरीद लिए हैं, बहुत सारे आपस में लड़ जाए एक राज्य से दूसरा राज्य, है ना, तो इस वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, संसद से डिस्कस करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देगा। 353 352 356 360 ये 3 आर्टिकल याद रखना है ना। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राजकीय आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। लेकिन इनके बीच में कुछ और भी सब आर्टिकल हैं, इनको भी याद रख लेना। 353 आपात घोषणा का प्रभाव देश पर होगा, संपूर्ण देश पर होगा और संपूर्ण देश एकात्मक बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपात की स्थिति में सारा जो देश है वो एक हो जाएगा और सारी जो शक्ति है वो केंद्र में ट्रांसफर हो जाएगी। 354 आपात की घोषणा होने पर सारे निर्णय और सारा जो पैसा है वो केंद्र के हाथ में चला जाएगा और केंद्र ही उसको रूल्स एंड रेगुलेट करेगा, ठीक है। राज्य को पैसा नहीं दिया जाएगा, राज्य को किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाएगा, सारा जो प्रशासन है वो केंद्र करेगा। 355 बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। बाह्य कोई आक्रमण करता है और आंतरिक अगर अशांति होती है ना, आंतरिक का मतलब राज्य में कोई व्यक्ति लड़ जाए, राज्य में कोई व्यक्ति एक दूसरे को मार दे, जैसे मान लो राम मंदिर चल रहा है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद है, वहां पर लोग आपस में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, तो इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये सब अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। 356 में आपको बता चुका हूं, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसी को हम राजकीय आपातकाल कहते हैं। राजकीय आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जो कि राज्य में लगता है, जो कि संवैधानिक तंत्र, जैसे वहां का संविधान विफल हो जाए या विधानसभा भंग हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये आपको पता है। 3 साल तक ही लगा रह सकता है। 357 में क्या कहा है, 357 में राज्य आपातकाल में सभी समस्त शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार करेगी, मैं आपको बता चुका हूं, सारी शक्तियां केंद्र में ट्रांसफर हो जाती हैं। 358 बाह्य आक्रमण युद्ध आपातकाल में आर्टिकल 19 को निलंबन किया जाएगा, है ना, कि अगर कोई बाह्य आक्रमण कर दे, युद्ध आक्रमण कर दे, है ना, युद्ध आपातकाल लग जाए तो आपका आर्टिकल 19 पूर्ण रूप से निलंबित हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर बोलने की जो स्वतंत्रता है, आप बोल नहीं सकते, बोलने की स्वतंत्रता आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 19 को हटा दिया जाएगा, आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया जाएगा 358 आर्टिकल के तहत। कई बार पूछा जाता है ये कथन बना के कि 19 आर्टिकल जो कि मौलिक अधिकार है, इसको कब समाप्त किया जा सकता है, तो 358 आर्टिकल के तहत। अगर इसके बाद भी कंट्रोल स्थिति नहीं हो रही तो 359 लाया जाता है। 359 में आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा सभी जो आर्टिकल हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है, केवल 20 और 21 जिंदा रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हेमंत ने इसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा दिया था और मुझसे पूछा भी था, फिर मैंने उसको जवाब भी दिया था। तो आपातकाल में राष्ट्रपति चाहे, मतलब केंद्र सरकार चाहे, तो सारे आपके मौलिक अधिकारों को भी छीन सकती है। कब? जब आपातकाल लगा हो। जैसे अभी कोरोना के लिए भी आपातकाल ही लगा एक प्रकार से। आपको बोलने की स्वतंत्रता थी, आपको घूमने की स्वतंत्रता थी, आपको मार्केट जाने की स्वतंत्रता थी, आपको सामान खरीदने की स्वतंत्रता थी, लेकिन आप कुछ कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे।
बात समझ में आ रही है। तो ये आपातकाल जब लगता है तो चीज़ें छीन ले जाती हैं। तो एक बात याद रखना, 20 और 21 आर्टिकल कभी खत्म नहीं होता। 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा, है ना। वित्तीय आपातकाल कभी लगा नहीं और ना कभी लगेगा, क्योंकि वित्त से वित्त से ज़्यादा हमारा वो होता नहीं है कुछ, ठीक है। ऐसी स्थिति कभी बनती नहीं है। 1991 में स्थिति आई थी लेकिन हमने नहीं लगाया। 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज प्रमुख को संरक्षण, है ना। सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनको बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कोई इन पर सिविल मामला नहीं चल सकता, है ना। ऐसी बहुत सारी शक्ति संरक्षण दिया गया है। 362 26 में 1971 में इसको हटा दिया है। 26वां संविधान संशोधन हुआ, 1971 में हटा दिया गया। देशी राजाओं के राज प्रमुख के कुछ अधिकार थे, वो सब हटा दिया है। 363 उच्चतम न्यायालय द्वारा आज़ादी के पहले नीति की जिम्मेदारी, नीति में जिम्मेदार, है ना। जो पुरानी नीतियां हैं उन नीतियों के लिए उच्च न्यायालय जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। यहाँ लिखा है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज़ादी के पहले की जो नीति हैं उनके लिए उच्चतम न्यायालय जिम्मेदार नहीं होगा। जो पुरानी नीति हैं उनके लिए वर्तमान का न्यायालय जिम्मेदार नहीं होगा। 364 महापत्तन द्वारा विधि द्वारा घोषित किया जाता है और समय द्वारा इसे घोषित किया जाएगा। कोई भी महापत्तन घोषित करना है तो विधि द्वारा घोषित किया जाएगा। महापत्तन मतलब बंदरगाह है। 365 संघ का अनुपालन द्वारा राज्य को मानना होगा। संघ अगर कोई निर्णय लेता है तो वो राज्य को मानना ही पड़ेगा, ये आप जानते ही हैं, बार बार रिपीट किया गया है अलग अलग क्लॉसेस के आधार पर। 366 सभी शब्दावली की परिभाषा। 366 और 367 इसमें संविधान के सभी शब्दों की परिभाषा है। अब कैसे? जैसे जीएसटी क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, कर क्या होता है, राज्य हम किसको कहते हैं, राष्ट्र हम किसको कहते हैं, संघ हम किसको कहते हैं, है ना। स्थानीय स्वशासन किसे कहा जाएगा, पंचायत किसे कहा जाएगा। कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आता आप 366 खोल लें। 366 खोलेंगे, सभी शब्दावली, जीएसटी, कर परिभाषा, गण पूर्ति, कोट, प्रतिभूति, एंग्लो इंडियन पेंशन एंसन सब समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता 367 खोल लें। 367 खोलोगे तो जो उसमें समझ में नहीं आया उसका मतलब इसमें भी दिया है, इसमें भी आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। 368 संविधान संशोधन। वेरी 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 इन्फिनिटी, जितनी बार कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जितनी बार ये आया है इतनी बार कोई आर्टिकल नहीं आया। 368 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब भी कोई नया नियम लाया जाता है तो उसको संविधान संशोधन कहा जाता है। जैसे जीएसटी पहले नहीं था, अब ला दिया गया है, संविधान संशोधन हुआ। 3 तलाक नहीं था, ला दिया, संविधान संशोधन हो गया। बांग्लादेश को हमने कुछ ज़मीन दी, उससे हमने कुछ ज़मीन ली, संविधान संशोधन हो गया। तो कुल मिलाकर जब कोई संविधान में बदलाव लाना हो तो उसे संविधान संशोधन कहा जाता है ना। कुछ कंडीशन में नहीं भी कहा जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आर्टिकल 2, 3 वगैरह में कुछ बातें हैं ऐसी, है ना, नाम वगैरह से संबंधित, राज्य के नाम परिवर्तन। तो ये आपको याद रखना है। होता कैसे है, सिंपल सा है, बिल लाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति साइन कर देता है, संविधान संशोधन हो जाता है। 68 हो गया। 369 अस्थायी शक्तियों के बारे में कहा गया। ये अस्थायी शक्ति हैं, ये अब यहाँ से लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रेयर्ड हैं, है ना। इनको आपको याद नहीं रखना है। अस्थायी चीज़ें हैं, कभी भी हटा दिया जा सकता है। 370 देखो, जम्मू कश्मीर था एक अस्थायी और बाकी की जितनी अस्थायी चीज़ें थी उनको 369 में रखा गया था। आज़ादी के समय से लेकर राज्य सूची के जो विषय हैं, समवर्ती सूची के जो विषय हैं, उनमें जो अस्थायी विषय हैं उनकी बात 369 में कही। 370 में उस अस्थायी विषय के बारे में बात कही जो जम्मू कश्मीर के बारे में है। तो जम्मू कश्मीर किस आर्टिकल में आता है, 370 में आता है। अस्थायी उपबंध था, इसको भी पूर्ण रूप से अब खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर की मेरी क्लास डली हुई है, जम्मू कश्मीर की मेरी क्लास डली हुई है। जम्मू कश्मीर की क्लास 1.5 घंटे की है लगभग। उसमें पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा 370 आर्टिकल, मैंने 370 आर्टिकल पूरा डिटेल से समझाया कि 370 का ए क्या कहता है, उस ए को कितने भागों में बांटा है, 1, 2, 3, 4 4 भागों में बांटा, क्या क्या उसका डिटेल है, सब कुछ पूरा मैंने 370 का इस वीडियो में समझाया है। आप जाकर देख लें, करंट के टॉपिक में शायद वो वीडियो डला है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितने भी उपबंध हैं विशेष राज्य के वो सब जम्मू कश्मीर को दिए थे, सब हटा लिए गए हैं। 371 विशेष उपबंध कुछ राज्यों को दिए हैं, गुजरात को, महाराष्ट्र को, नागालैंड को, असम को, मणिपुर को, आंध्र प्रदेश को, सिक्किम को, मिजोरम को, अरुणाचल को, गोवा को। इसकी एक ट्रिक है, जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो इसकी एक ट्रिक एक बार में आपको याद हो जाएगी और ये सारे राज्य याद हो जाएंगे। अभी बस शॉर्ट में समझो। 372
विद्यमान विधियों का उपबंध, है ना, कुछ विधियां हैं उनको विद्यमान करना है, उनको अनुकूलित करना है, उनको लगातार बनाए रहना है, तो उसके लिए 372 है। 373 निवारक निरोध अधिनियम, है ना, कुछ बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं निवारक निरोध, है ना, अपराधियों के लिए, उनके बारे में बात कही गई है, इन पर राष्ट्रपति के आदेश से काम होता है। 374 फेडरल न्यायालय, है ना, जो पुराना न्यायालय था उस फेडरल न्यायालय को तब्दील कर दिया है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। 375 सिविल, दांडविक, राजस्व एवं सभी अधिकारी आगे कार्य करते रहेंगे। सीधी सी बात है, सिविल अधिकारी हो, राजस्व अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, और आज़ादी के पहले वो अधिकारी था तो आज़ादी के बाद भी वो अधिकारी रहेगा, उसकी हम जॉब नहीं छीन लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि तुम अंग्रेज के समय कलेक्टर थे तो अब नहीं रहोगे, अब तुम्हें हम बेरोजगार करते हैं, ऐसा नहीं होगा। 376 उच्च न्यायालय के अधिकारी, जज वगैरह को हम सर्विस देंगे। सीधी सी बात है, वही सिस्टम है। इसमें उच्च न्यायालय की बात कर दी कि कोई जज है, आज़ादी के पहले 1946 में जज था तो 1947 में उसे हम जज से बाहर नहीं करेंगे, आज़ादी के बाद भी उसे जज रखेंगे, है ना, हमेशा नहीं रखेंगे जितनी उसकी एज है। एज का मतलब जितना क्राइटेरिया रहता है। 377 लोक सेवक नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, अन्य अधीक्षणों की भी बात कही गई है कि और भी लोक सेवक हैं, महालेखा परीक्षक, कैग वगैरह है और अधिकारी हैं, तो उनको भी हम बरकरार रखेंगे आज़ादी के बाद। 378 आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए विशेष उपबंध के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। 378 में 379 से लेकर 391 तक सभी अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया है। लो 300 अभी तक हम जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, मेरे ख्याल से अभी तक कोई आर्टिकल हमने बीच में गैप नहीं किया है। अभी तक हम 1 से चले आ रहे हैं और 1 से आने के बाद हम 379 तक आ चुके हैं, और 379 तक मेरे ख्याल से का ये तो फिक्स है, 379 तक हमने किसी आर्टिकल को ब्रेक नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ेगा। 379 से लेकर 391 तक आर्टिकल सभी खत्म कर दिए गए हैं। जहां निरसित लिखा रहे उसका मतलब है खत्म कर दिए गए हैं। खत्म कर दिए, क्यों खत्म करिए, क्योंकि भाई वही पुराने कानून थे, पुरानी चीजें थी, राजा महाराजा, रियासत, महाजनपद, उन सभी को खत्म कर दिया गया है। जैसे अभी 370 खत्म हो गया है ना, 370 भी अब लगभग उसमें कुछ नहीं बचा। यह किसी प्रकार से भारतीय संविधान में अब नहीं है। 7वें संविधान संशोधन, है ना, ये चीज लिख लेना, 7वें संविधान संशोधन 1956 में इन सभी आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट 393 कठिनाइयों को दूर करने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति भारत शासन अधिनियम 1935 से बने नियमों को भी खत्म कर दिया है और संविधान बनाने के लिए कोई भी नियम 1935 में अगर कठिनाई करता है तो उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 393 में जितने भी पुराने आर्टिकल थे, जितने भी पुराने अधिनियम थे, जितने भी पुराने एक्ट थे, किसके, अंग्रेजों के, वो अगर किसी प्रकार की कठिनाई देते हैं भारतीय संविधान में तो उसको हम खत्म कर देंगे, है ना। और अगर उसमें बदलाव करना है, अपडेट करना है, तो पूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्रता होगी और राष्ट्रपति उस पर साइन करके उसे लागू कर देगा। ठीक है, तो 393 हो गया। 391 की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो अनुच्छेद द्वारा भारत डोमिनियन का गवर्नर जनरल द्वारा समस्त शक्तियां भारत के संविधान प्रारंभ होने से पहले संपूर्ण शक्तियां जो हैं वो किसके पास होंगी, संपूर्ण शक्तियां जो है गवर्नर जनरल के पास होंगी और उसकी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को ट्रांसफर हो जाएंगी। 391 अनुच्छेद द्वारा भारत के डोमिनियन का गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त और भारत की जो शक्तियां हैं वो भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से पहले संपूर्ण शक्तियां मिल जाएंगी। 393 इस संविधान के मोस्ट आईएमपी 393 मोस्ट आईएमपी क्या है, इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है। अगर आपसे सीधा सा कोई पूछ ले कि तुमने संविधान पूरा पढ़ लिया, संविधान के बारे में तुमने इतना जान लिया, संविधान को तुम पूरा जानते हो, तुम ये बता दो कि संविधान का नाम किस आर्टिकल में है, तो वो है आपका 393 में। 393 में संविधान का नाम है और क्या नाम है, भारत का संविधान। नाम बताया है, किस डेट को लागू हुआ ये बताया है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। बना कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और लिखी गई है 394 में। 394 आर्टिकल में लिखा गया है कि 394 में ये बताया गया है कि कुछ आर्टिकल हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के दिन ही लागू कर दिए थे, कुछ आर्टिकल, और बाकी के सभी आर्टिकल हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किए हैं। वो कौन से हैं समझ लो।
लिख भी लेना जिसको लिखना है। 394 आर्टिकल में ये लिखा है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 आर्टिकल को हम 26 नवंबर 1949 को प्रभावी करते हैं और बाकी के सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है। 394 का ए, संविधान का संपूर्ण भाग हिंदी के, ये भी मोस्ट आईएमपी है, ये भी मोस्ट आईएमपी समझ लो। 394 का ये बहुत सारी बुकों में नहीं दिया। 394 का ए जो है ये आपको संविधान की मूल प्रतियों में भी मिलेगा। एक बात मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूं कि जो संविधान मैंने आपको यहां पढ़ाया है, जो संविधान मैंने आपको ये पढ़ाया है, यहां पढ़ाया है, ये संविधान आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये संविधान एक एक आर्टिकल से आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, चाहे आप 10 बुक रख लें। तो फिर आप कहेंगे सर आपने कैसे पढ़ लिया, आपने कैसे पढ़ लिया? ये आपको तभी मिलेगा जब आप संविधान की स्वयं पुस्तक पढ़ेंगे। संविधान की एक जो संविधान की वास्तविक बुक है, उस वास्तविक बुक को ही जब आप पढ़ेंगे तब आपको इतने आर्टिकल समझ में आएंगे। तो वास्तविक प्रति है ये, वास्तविक जो कॉपी है उस कॉपी को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो 394 ए कहीं नहीं मिलता। 394 ए में क्या है? संविधान का संपूर्ण भाग हिंदी में अनुवादित किया गया है समझने के लिए। पहले क्या हुआ कि हमारा जो भारतीय संविधान है भीमराव अंबेडकर के आधार पर और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और नंदलाल बोस के आधार पर जब इसे तैयार किया गया, तो इसे तैयार करने के बाद इंग्लिश में तैयार हो गया। जब इंग्लिश में तैयार हो गया तो लोगों के पास पहुंचा, और लोगों के पास पहुंचा तो लोगों ने कहा अरे हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, हम ठीक से हिंदी नहीं जानते, संविधान आपने इंग्लिश में बना दिया। 4 लोग इंग्लिश पढ़े लिखे हुए हैं और आपने सारा संविधान इंग्लिश में बना दिया। आज भी आप समाज में देख लो कि कितने लोग वास्तविक तौर पर इंग्लिश जानते हैं। आज 75 से 80 साल बाद, 50 और 20 70 साल, 70-72 साल बाद भी आज भी आप बता दो कि 72 साल में लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। आज भी नाम मात्र के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। अगर आप उनसे वास्तविक रूप से इंग्लिश से रूबरू हो तो वास्तविक रूप से इंग्लिश का महत्व नहीं जानते। बात हिंदी में करेंगे, हिंदी भाषा ही सर्वोपरि है। जब आज 72 साल पहले ये स्थिति, बाद ये स्थिति है, तो उस समय क्या रहा होगा? तो भाई लोगों ने क्या बना दिया? इंग्लिश में संविधान। इंग्लिश में किसी को समझ में नहीं आया तो फिर उसी को 394 ए आर्टिकल के तहत उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। किस में ट्रांसलेट किया गया? हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। जब हिंदी में ट्रांसलेट हुआ तो नेहरू जी के पास पहुंचा। फिर नेहरू जी को समझ में नहीं आया। नेहरू जी ने क्या, ये क्या कर दिया, इतनी ज़्यादा हिंदी लिख दी कि अब हमें ही समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ी समस्या है, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, है ना। तो आप गूगल के हिसाब से, गूगल पर जाके अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके देख लो। अंतिम 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 को संशोधक अनुपूरक अधिनियमितताओं की जितने भी कानून थे उनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल, बहुत सारे अधिकारिता, है ना, सभी अधिनियम को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। सभी अधिनियमों को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। भारत का संविधान तो खैर इस आर्टिकल के तहत लागू हुआ। इसमें क्या है? 395 में जो पुराने आर्टिकल थे, 335, सॉरी, जो आपके पुराने आर्टिकल थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के जो कुछ अधिनियम थे उनको यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। कुछ प्रीवी काउंसिल वगैरह थी, उनके कानून भी निरसित कर दिए गए। तो आई होप आपको इस वीडियो के लेक्चर में सारा संविधान बहुत डिटेल से समझ में आया होगा। आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम संविधान के एक एक आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें हम सारे आर्टिकलों को नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम मुख्य चीज़ें, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारत का राष्ट्रपति, भारत में चुनाव पद्धति, भारत में कोर्ट व्यवस्था, भारत में न्यायालय व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में चुनाव पद्धति, निर्वाचन आयोग, भारत में बैंक, भारत में कर व्यवस्था, भारत में बजट, इन मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिखें, पूछें और बताएं। उस पर हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस सीरीज़ को हम इसी तरह लगातार चलने देंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।